हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक्स लैब फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन कभी वो हासिल नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं, और दूसरे वो जो हालात जैसे भी हों किसी न किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। इन दोनों के बीच फर्क न किस्मत का होता है, न पढ़ाई का, न हालात का। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। नेपोलियन हिल इस किताब की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर कुछ लोग क्यों बार बार असफल होते हैं जबकि कुछ लोग बार बार सफल हो जाते हैं। क्यों एक ही दौर में, एक ही देश में, एक जैसे हालातों में पैदा हुए लोग बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। इस किताब में तुम अमीरी का कोई जादुई फार्मूला नहीं पाओगे। यहां कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, यहां कोई गारंटी नहीं दी जाएगी, लेकिन यहां तुम्हें वो चीज मिलेगी जो हर अमीर इंसान के पास थी जब वो अभी अमीर नहीं था, एक सोच। नेपोलियन हिल ने 20 से ज्यादा साल दुनिया के सबसे सफल लोगों को ऑब्जर्व करने में लगाए। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोग जिन्होंने पैसा भी बनाया और इतिहास भी। हिल ने उनसे ये नहीं पूछा कि आप कितना कमाते हैं, उन्होंने पूछा आप सोचते कैसे हैं, और यहीं से इस किताब की नींव पड़ी। यह किताब तुम्हें यह नहीं सिखाती कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है। यह किताब तुम्हें यह सिखाती है कि दिमाग को कैसे तैयार करना है ताकि पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ ले। क्योंकि सच्चाई यह है कि पैसा पहले दिमाग में पैदा होता है, फिर हाथों में आता है। दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग में गरीबी की सीमाएं बना लेते हैं। डर, संदेह, आलस और दूसरों की राय, ये वो दीवारें हैं जो इंसान खुद अपने रास्ते में खड़ी कर लेता है। थिंक एंड ग्रो रिच इन दीवारों को तोड़ने की किताब है। ये किताब तुम्हें यह समझाने आई है कि इच्छा अगर साफ हो, यकीन अगर मजबूत हो और फैसले अगर अडिग हों तो हालात झुकने लगते हैं। यह किताब अमीर बनने की कहानी नहीं है, यह किताब उस इंसान के बनने की कहानी है जो अमीर बन सकता है। अगर तुम इसे सिर्फ सुनोगे तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे समझोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल कहते हैं, जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। यहीं से थिंक एंड ग्रो रिच शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया बदलने से पहले तुम्हारे अंदर की दुनिया बदलेगी। 1. इच्छा, हर बड़ी दौलत की शुरुआत। इस दुनिया में जो कुछ भी इंसान ने हासिल किया है वो पहले उसके दिमाग में पैदा हुआ था। कोई इमारत बनने से पहले नक्शे में बनती है, कोई मशीन बनने से पहले कल्पना में बनती है, और कोई दौलत बनने से पहले इच्छा में जन्म लेती है। नेपोलियन हिल इस किताब की शुरुआत इसी सच्चाई से करते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की जड़ में एक बहुत गहरी, बहुत स्पष्ट और बहुत जिद्दी इच्छा होती है। साधारण चाहत और सच्ची इच्छा में बहुत फर्क होता है। चाहत वो होती है जो हम तब करते हैं जब सब कुछ आसान लगे। इच्छा वो होती है जो तब भी जिंदा रहती है जब रास्ते में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनका चाहना इतना कमजोर होता है कि जरा सा डर आते ही वो पीछे हट जाते हैं। असली इच्छा वो होती है जो इंसान को रातों की नींद उड़ा दे, जो उसे रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर खींच ले। नेपोलियन हिल बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनगिनत लोग देखे जो काबिल थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन फिर भी कभी आगे नहीं बढ़ पाए। और उन्होंने ऐसे भी लोग देखे जो साधारण थे, जिनके पास न ज्यादा पढ़ाई थी न ज्यादा साधन, लेकिन उनकी इच्छा इतनी तेज थी कि हालात उनके आगे झुकते चले गए। इच्छा कोई भावुक सपना नहीं होती, इच्छा एक फैसला होती है। जब इंसान ये तय कर लेता है कि उसे क्या चाहिए और वो उसे पाने के लिए क्या देने को तैयार है, तभी इच्छा ताकत बनती है। जब तक इंसान सिर्फ सोचता रहता है कि काश ऐसा हो जाए, तब तक कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब शुरू होता है जब काश की जगह मैं करूंगा आ जाता है। हिल कहते हैं कि इच्छा को शक्ति में बदलने के लिए उसे साफ होना चाहिए। आधी अधूरी चाहत कभी पूरी नहीं होती। अगर तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, किस वजह से चाहिए और किस समय तक चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग भी उसे गंभीरता से नहीं लेगा। दिमाग को स्पष्ट निर्देश चाहिए, धुंधले ख्वाब नहीं। इच्छा का एक बड़ा दुश्मन है डर। डर असफलता का, लोगों की राय का, गरीबी का।
ज्यादातर लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, यही सवाल उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया बदली, उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की। नेपोलियन हिल एंड्रू कार्नेगी का उदाहरण देते हैं, जिसने एक साधारण शुरुआत से दुनिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री खड़ी कर दी। कार्नेगी के पास न शुरुआत में पैसा था, न बड़ा सपोर्ट, लेकिन उसके पास एक साफ इच्छा थी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील एम्पायर बनाने की। वो इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने रास्ते में आने वाली हर असफलता को सीढ़ी बना लिया। इच्छा तभी काम करती है जब इंसान उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। हर लक्ष्य की एक कीमत होती है, समय, मेहनत, त्याग और कभी कभी अपमान भी। जो इंसान ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता, उसकी इच्छा सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है। हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो हार चुके होते हैं, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया होता है। असफलता अक्सर आखिरी कदम से एक कदम पहले आती है। इच्छा को मजबूत करने का सबसे असरदार तरीका है उसे रोज दोहराना। जो इंसान रोज अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में जिंदा रखता है, उसका सबकॉन्शियस धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है। दिमाग मौके ढूंढने लगता है, रास्ते बनाने लगता है। लेकिन अगर लक्ष्य कभी कभार याद आए तो दिमाग उसे गंभीरता से नहीं लेता। हिल साफ कहते हैं, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो उसे पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन कभी वो हासिल नहीं करते जो वो चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो आग नहीं होती जो उन्हें अलग बना दे। इच्छा इंसान को अनुशासन सिखाती है। जब लक्ष्य साफ होता है तो डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद कम हो जाते हैं। इंसान हर मौके को उसी तराजू में तौलता है, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर। यही सोच धीरे धीरे इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। हिल ये भी बताते हैं कि इच्छा बिना एक्शन के बेकार है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। इच्छा तब ताकत बनती है जब उसके साथ लगातार एक्शन जुड़ता है, चाहे वो छोटे कदम ही क्यों ना हो। रोज लिया गया छोटा कदम समय के साथ पहाड़ बना देता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा सच ये है कि दुनिया तुम्हें वही देती है जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो और सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। अगर तुम्हारा ध्यान कमी पर है तो कमी बढ़ेगी। अगर तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर है तो रास्ते खुलने लगेंगे। इच्छा इंसान को भीतर से बदलती है। जब इंसान अंदर से बदलता है तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। लोग उसे अलग नजर से देखने लगते हैं, मौके उसे ढूंढने लगते हैं और हालात उसके पक्ष में आने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर इंसान अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन अगर इंसान खुद आधा अधूरा हो तो छोटी छोटी रुकावटें भी पहाड़ बन जाती हैं। अगर इस चैप्टर से तुम्हें एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है कि दौलत की शुरुआत जेब से नहीं होती, दौलत की शुरुआत दिमाग से होती है। जब तक इच्छा कमजोर है तब तक परिणाम भी कमजोर रहेंगे, और जब इच्छा जलने लगे तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। चैप्टर 2, विश्वास। जब दिमाग मान लेता है। इच्छा तुम्हें शुरुआत करने की ताकत देती है, लेकिन विश्वास तुम्हें रास्ते पर टिके रहने की शक्ति देता है। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना विश्वास के पूरी नहीं हुई। विश्वास वो पुल है जो सोच को हकीकत से जोड़ता है। अगर इच्छा बीज है तो विश्वास उसकी जड़ है। जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ खड़ा रहेगा। ज्यादातर लोग चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन भीतर से मानते नहीं कि वो उसे हासिल कर सकते हैं। बाहर से वो कहते हैं मैं कर लूंगा, लेकिन अंदर से आवाज आती है मेरे बस का नहीं है। यही अंदर की आवाज इंसान को रोकती है। हिल कहते हैं कि यही अंदरूनी बातचीत, यही सेल्फ टॉक इंसान की दिशा तय करती है। विश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है। कोई इंसान पैदा होते ही आत्मविश्वासी या डरपोक नहीं होता। विश्वास बनाया जाता है, और जैसे जैसे बनाया जाता है वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक उसी तरह जैसे डर भी बनाया जाता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम रोज अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हैं। दिमाग बहुत आज्ञाकारी होता है। वो वही मानता है जो उसे बार बार कहा जाता है। अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो दिमाग उसे सच मान लेता है, और फिर वो तुम्हारे हर फैसले, हर हरकत को उसी दिशा में मोड़ देता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता,
और तुम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास आता है वहां भय कमजोर पड़ने लगता है, और जहां भय हावी होता है वहां विश्वास टिक नहीं पाता। यही वजह है कि डर इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। डर सिर्फ रोकता नहीं, डर सोचने की क्षमता भी छीन लेता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोगों ने वो हासिल किया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। उन्हें इसलिए सफलता नहीं मिली क्योंकि हालात आसान थे, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में हार की अनुमति ही नहीं दी। उनका विश्वास इतना मजबूत था कि असफलता भी उन्हें रोक नहीं पाई। हिल बताते हैं कि विश्वास सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये कोई खोखली मोटिवेशन नहीं है। विश्वास का मतलब है अपने लक्ष्य की तस्वीर को दिमाग में इतना साफ कर लेना कि दिमाग उसे अपना सच मानने लगे। जब दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है तो वो उसी के मुताबिक रास्ते खोजने लगता है। मान लो एक इंसान नौकरी में फंसा हुआ है। वो रोज कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन हर बार जब कोई मौका आता है तो वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे विश्वास नहीं है कि वो उस मौके को संभाल पाएगा। उसकी इच्छा है लेकिन विश्वास नहीं है, और बिना विश्वास के इच्छा अधूरी रह जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास को मजबूत करने का सबसे असरदार तरीका है रेपिटेशन। जो बात तुम अपने दिमाग को बार बार सुनाते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास बन जाती है। यही वजह है कि नकारात्मक बातें इतनी जल्दी असर करती हैं, क्योंकि हम उन्हें बार बार दोहराते हैं, खुद भी और दूसरों से भी सुनते हैं। दुनिया तुम्हें क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद से क्या कहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बाहरी दुनिया से ज्यादा तुम्हारी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करता है। अगर वो आवाज कमजोर है तो बाहर की हर मुश्किल पहाड़ बन जाएगी। हिल ये भी बताते हैं कि विश्वास एक्शन से पैदा होता है। जब इंसान छोटे छोटे कदम उठाता है और उन्हें पूरा करता है तो दिमाग को सबूत मिलता है कि मैं कर सकता हूं। यही छोटे सबूत धीरे धीरे बड़े विश्वास में बदल जाते हैं। इसलिए विश्वास सिर्फ सोचने से नहीं, करने से भी बनता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं एक्शन लूंगा, लेकिन सच ये है कि एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस आता है। पहला कदम हमेशा शेकी होता है, लेकिन वही कदम अगले कदम को आसान बनाता है। विश्वास का एक और दुश्मन है दूसरों की राय। ज्यादातर लोग इसलिए अपने सपनों से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हिल कहते हैं कि जो लोग दुनिया को बदलते हैं वो पहले दुनिया की नजरों में पागल लगते हैं। अगर तुम सबसे अलग रास्ता चुनोगे तो आलोचना तो मिलेगी ही। इस चैप्टर में हिल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं तुम्हारा दिमाग वही हासिल करता है जिसकी तुम उससे उम्मीद करते हो। अगर तुम असफलता की उम्मीद कर रहे हो तो दिमाग उसी दिशा में सबूत ढूंढेगा। अगर तुम सफलता की उम्मीद कर रहे हो तो दिमाग मौके ढूंढेगा। विश्वास इंसान को धैर्य सिखाता है। बिना विश्वास के इंसान जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जब अंदर से यकीन होता है तो इंसान गिरकर भी उठता है। वो असफलता को अंत नहीं, सीख मानता है। हिल बताते हैं, अगर इस चैप्टर से एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये है कि तुम वही बनते हो जो तुम अपने दिमाग में बार बार मानते हो। विश्वास कोई चमत्कार नहीं है, विश्वास एक आदत है, और जो इंसान इस आदत को बना लेता है उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बनने लगता है। चैप्टर 3, आत्मसंकेत, दिमाग की प्रोग्रामिंग। इच्छा तुम्हें दिशा देती है और विश्वास तुम्हें ताकत देता है, लेकिन आत्मसंकेत वो प्रक्रिया है जिससे ये दोनों बातें तुम्हारे अवचेतन दिमाग तक पहुंचती हैं। नेपोलियन हिल इस चैप्टर में बताते हैं कि इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। बाहर जो कुछ भी घटता है वो पहले अंदर आकार ले चुका होता है, और उस अंदरूनी दुनिया तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है आत्मसंकेत। आत्मसंकेत का मतलब कोई जादू या मंत्र नहीं है। इसका मतलब है वो बातें जो तुम रोज अपने आप से कहते हो, वो शब्द जो बार बार तुम्हारे दिमाग में गूंजते हैं, वो तस्वीरें जो तुम बार बार अपने मन में बनाते हो। तुम्हारा अवचेतन दिमाग तर्क नहीं करता, वो ये नहीं पूछता कि सही है या गलत, वो सिर्फ स्वीकार करता है। जो बात उसे बार बार मिलती है वही उसकी सच्चाई बन जाती है। ज्यादातर लोग अनजाने में अपने खिलाफ आत्मसंकेत देते रहते हैं। मैं ये नहीं कर सकता,
मेरे लिए ये मुश्किल है, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब वाक्य धीरे धीरे दिमाग की गहराई में बैठ जाते हैं और फिर वही दिमाग हर मौके पर उन्हें सच साबित करने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अवचेतन दिमाग बिल्कुल जमीन की तरह होता है। उसमें बीज बोया जाए तो वो उगता है। जमीन ये नहीं देखती कि बीज अच्छा है या खराब। उसी तरह अवचेतन दिमाग भी ये नहीं देखता कि विचार सकारात्मक है या नकारात्मक। वो सिर्फ उसे बड़ा करता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसे हालात में होते हुए भी अलग अलग नतीजे पाते हैं। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क उस कहानी का होता है जो वो खुद को सुनाते हैं। एक इंसान समस्या देखता है, दूसरा इंसान मौका। और ये फर्क किसी एक दिन में नहीं बनता, ये रोज की सोच से बनता है। हिल बताते हैं कि आत्मसंकेत तभी असर करता है जब वो भावना के साथ जुड़ा हो। खाली शब्दों को दोहराने हिल सलाह देते हैं कि जब तुम अपने लक्ष्य को दोहराओ तो उसे महसूस करो। खुद को उस स्थिति में देखो जहां तुम अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हो। अपने आसपास का माहौल महसूस करो, अपनी भावनाओं को महसूस करो। जितना गहरा एहसास होगा उतनी गहरी छाप अवचेतन पर पड़ेगी। अवचेतन दिमाग दिन रात काम करता है, तुम सो रहे हो तब भी। इसलिए जो इंसान सोने से पहले और उठने के बाद अपने दिमाग को सही दिशा देता है, वो धीरे धीरे अपनी सोच बदल लेता है। यही वजह है कि सफल लोग सुबह और रात को अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आत्मसंकेत कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये रोज की आदत है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को रोज सही विचार चाहिए। अगर तुम एक दिन सकारात्मक सोचते हो और अगले दिन फिर नकारात्मक में डूब जाते हो तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। तुम्हारा अवचेतन दिमाग तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम उसे नियंत्रित करते हो। लेकिन ज्यादातर लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेते। वो हालात, लोगों और किस्मत को दोष देते रहते हैं। हिल कहते हैं कि आत्मसंकेत के जरिए इंसान अपने डर को भी कमजोर कर सकता है। डर भी एक सीखा हुआ भाव है। जैसे जैसे तुम अपने दिमाग को नए संकेत देते हो, पुराने डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देते हैं। मान लो किसी इंसान को पैसे का डर है। उसे लगता है कि पैसा आते ही चला जाता है। अगर वो रोज यही सोचता रहेगा तो यही होता रहेगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे अपने दिमाग को नए संकेत देना शुरू करे कि वो पैसे को संभाल सकता है, कि वो समझदार फैसले ले सकता है, तो समय के साथ उसका व्यवहार बदलने लगता है। और व्यवहार बदलते ही परिणाम भी बदलते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आत्मसंकेत और कर्म का गहरा रिश्ता है। दिमाग पहले बदलता है, फिर कर्म बदलता है। इंसान अक्सर ये गलती करता है कि वो बाहर से सब कुछ बदलना चाहता है, लेकिन अंदर वही पुरानी सोच रखता है। जब अंदर नहीं बदलता तो बाहर का बदलाव टिकता नहीं। इस चैप्टर में यह भी साफ किया गया है कि आत्मसंकेत कोई झूठ नहीं है। यह अपने दिमाग को उस दिशा में प्रशिक्षित करना है जहां तुम जाना चाहते हो। यह उस इंसान की तरह है जो नक्शे पर रास्ता देखता है ताकि वो भटक न जाए। हिल कहते हैं कि जिन लोगों ने इतिहास रचा, उन्होंने पहले अपने दिमाग में खुद को विजेता माना, दुनिया ने बाद में माना। दुनिया हमेशा बाद में मानती है, पहले खुद को मनाना पड़ता है। आत्मसंकेत इंसान को धैर्य सिखाता है, क्योंकि जब दिमाग को पता होता है कि लक्ष्य क्या है, तो वो जल्दी हार नहीं मानता। वो असफलता को स्थायी नहीं मानता, बल्कि अस्थायी रुकावट समझता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुम हर दिन अपने दिमाग को क्या सिखा रहे हो, वही तुम्हारा। चैप्टर 4, विशेष ज्ञान और निर्णायक कार्रवाई। दोस्तों, अब तक हमने इच्छा को जन्म लेते देखा, विश्वास को मजबूत होते देखा और आत्मसंकेत के जरिए दिमाग की प्रोग्रामिंग समझी। लेकिन नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि अगर ये तीनों चीजें सिर्फ दिमाग तक सीमित रह जाएं और जमीन पर ना उतरें, तो उनका कोई मतलब नहीं। यहीं से विशेष ज्ञान और निर्णायक कार्रवाई की भूमिका शुरू होती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा डिग्री, ज्यादा जानकारी। लेकिन हिल इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सामान्य ज्ञान किसी को अमीर नहीं बनाता। स्कूलों और कॉलेजों से हर साल लाखों लोग निकलते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं। वजह साफ है, ज्ञान का होना काफी नहीं,
उस ज्ञान का सही इस्तेमाल जरूरी है। विशेष ज्ञान का मतलब है वो जानकारी जो सीधे तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हो। हर चीज जानना जरूरी नहीं है, जरूरी है वो जानना जो तुम्हें अगले कदम तक ले जाए। बहुत से लोग सीखते तो बहुत हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो सीखने को ही लक्ष्य बना लेते हैं। सीखना साधन है, मंजिल नहीं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विशेष ज्ञान अक्सर किताबों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव, लोगों, गलतियों और लगातार सीखने की प्रक्रिया से मिलता है। जो इंसान अपने काम से जुड़ा ज्ञान जुटाता है, वही आगे निकलता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं होता। जो आज काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो कल भी काम करे। इसलिए सफल लोग हमेशा सीखने की स्थिति में रहते हैं। वो खुद को सब कुछ जानता हूं वाली सोच में नहीं फंसाते। जैसे ही इंसान ये मान लेता है कि अब उसे सब आता है, वहीं से उसका गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन हिल एक और सख्त सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो निर्णय और कार्रवाई में न बदले। दुनिया में सबसे ज्यादा असफल लोग वो हैं जो सोचते बहुत हैं, योजना बहुत बनाते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेते। वो सही समय का इंतजार करते रहते हैं और समय हाथ से निकल जाता है। निर्णय ना लेना भी एक निर्णय होता है, और अक्सर सबसे महंगा। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो हर बार सही निर्णय नहीं लेते, लेकिन वो निर्णय लेते जरूर हैं। और अगर गलती हो जाए तो वो सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। हिल कहते हैं कि सफल लोगों और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क निर्णय की गति का होता है। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और जरूरत पड़े तो उन्हें बदल भी लेते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में सालों लगा देते हैं और फिर भी भरोसे के साथ नहीं लेते। डर निर्णय को धीमा कर देता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, नुकसान का डर। लेकिन जो इंसान इन डर के बावजूद कदम उठाता है, वही आगे निकलता है। इतिहास में जितने भी बड़े नाम हैं, उन्होंने कभी 100% सर्टेनिटी के साथ शुरुआत नहीं की थी। नेपोलियन हिल हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं। फोर्ड को बार बार कहा गया कि उसका विचार असंभव है। लोग उसे बेवकूफ कहते थे, लेकिन उसने निर्णय ले लिया था। और जब निर्णय पक्का होता है तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। संसाधन, लोग और मौके अपने आप जुड़ने लगते हैं। विशेष ज्ञान का एक और बड़ा पहलू है सही लोगों से जुड़ना। कोई भी इंसान सब कुछ अकेले नहीं जान सकता। इसलिए हिल कहते हैं कि सफल लोग उन लोगों को ढूंढते हैं जो उनसे ज्यादा जानते हैं। वो ईगो को बीच में नहीं लाते, वो सीखने में शर्म नहीं करते। लेकिन ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, सेमिनार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वही रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उस ज्ञान को लागू नहीं किया। लागू किए बिना ज्ञान सिर्फ मनोरंजन बन जाता है। हिल साफ कहते हैं, तुम्हारी आमदनी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितना जानते हो, बल्कि इस बात पर करती है कि तुम जो जानते हो उसे कितनी तेजी और कितनी समझदारी से लागू करते हो। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, आदत। निर्णायक कार्रवाई एक आदत है। जो इंसान रोज छोटे निर्णय लेता है और उन पर काम करता है, वो धीरे धीरे बड़े निर्णय लेने के काबिल बन जाता है। लेकिन जो इंसान हर चीज को टालता रहता है, उसकी आदत ही बन जाती है टालने की। बहुत से लोग कहते हैं, कल शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लूं, हालात ठीक हो जाएं फिर। लेकिन हिल कहते हैं कि हालात कभी पूरी तरह ठीक नहीं होते। जो इंसान सही समय का इंतजार करता है, वो अक्सर पूरा जीवन इंतजार में ही निकाल देता है। निर्णय लेने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरा रास्ता पता होना चाहिए। पहला कदम दिखना काफी है। रास्ता चलते चलते साफ होता जाता है। यही वजह है कि एक्शन क्लैरिटी लाता है, और क्लैरिटी एक्शन से नहीं आती। नेपोलियन हिल ये चैप्टर 5, मास्टरमाइंड और डर पर जीत। अब तक की यात्रा में तुमने जाना कि इच्छा कैसे जन्म लेती है, विश्वास कैसे बनता है, दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और ज्ञान को निर्णय व कार्रवाई में कैसे बदला जाता है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर इंसान अकेला ही सब कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसकी गति सीमित रह जाती है। यही वो जगह है जहां मास्टरमाइंड की ताकत सामने आती है। कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। इतिहास में जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हैं, उनके पीछे सिर्फ एक दिमाग नहीं, कई दिमागों की संयुक्त शक्ति होती है। हिल इसे मास्टरमाइंड कहते हैं।
दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा तालमेल जहां सबका लक्ष्य एक हो और सबकी सोच एक दिशा में काम करे। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, ये लोगों के दिमागों का मेल है। जब अलग अलग अनुभव, अलग अलग ज्ञान और अलग अलग नजरिए एक साथ आते हैं तो एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो अकेले इंसान के बस की नहीं होती। यही वजह है कि बड़े बिजनेस, बड़ी खोजें और बड़े बदलाव हमेशा टीम से आते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अकेलापन नहीं, बल्कि उसका अहंकार होता है। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन सच इसके उलट है। मदद मांगना समझदारी है, सही लोगों से जुड़ना ताकत है। मास्टरमाइंड का एक और पहलू है भावनात्मक सहारा। जब इंसान अकेला होता है और असफल होता है तो टूटने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जब उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हों तो गिरने के बाद उठना आसान हो जाता है। वो लोग उसे याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। हिल ये भी बताते हैं कि मास्टरमाइंड सिर्फ बाहर के लोगों तक सीमित नहीं होता। किताबें, विचार, महान व्यक्तियों की सोच, ये सब भी मास्टरमाइंड का हिस्सा बन सकते हैं। जब तुम किसी महान व्यक्ति के विचारों को समझते हो तो तुम उसके दिमाग से जुड़ते हो। लेकिन मास्टरमाइंड तब तक काम नहीं करता जब तक इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन पर जीत हासिल ना कर ले, और वो दुश्मन है डर। नेपोलियन हिल डर को इंसान की प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध मानते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग गरीबी में नहीं, डर में जीते हैं। डर इंसान को कोशिश करने से पहले ही हरा देता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि डर अक्सर सच का रूप पहन लेता है। हिल 6 मुख्य डर बताते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। इनमें से सबसे ज्यादा नुकसान आलोचना का डर करता है। लोग इसलिए अपने सपनों को दबा देते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की राय से डर लगता है। डर की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो इंसान को यकीन दिला देता है कि ये सही समय नहीं है, लोग हंसेंगे, असफल हो गए तो, और इसी सोच में जिंदगी निकल जाती है। लेकिन हिल कहते हैं कि डर कोई वास्तविक चीज नहीं है। डर एक मानसिक स्थिति है जिसे बदला जा सकता है। डर तब पैदा होता है जब इंसान अपने दिमाग को नकारात्मक संकेत देता है। जैसे ही आत्म संकेत बदलते हैं, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही वजह है कि विश्वास और डर एक साथ नहीं टिक सकते। जहां विश्वास मजबूत होता है, वहां डर कमजोर पड़ जाता है। हिल बताते हैं कि डर से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है उसका सामना करना। जो चीज तुम्हें डराती है, उसी की तरफ कदम बढ़ाना। जैसे ही इंसान पहला कदम उठाता है, डर की आधी ताकत खत्म हो जाती है। दूसरा कदम उठते उठते डर लगभग गायब हो जाता है। मास्टरमाइंड यहां भी काम आता है। सही लोग तुम्हें डर से बाहर खींचते हैं। वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अपनी सोच से बड़े हो। वो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो इंसान डर के बावजूद निर्णय लेता है, वही असली नेता बनता है। लीडर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। लीडर वो होता है जो डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है कि डर का इलाज सुरक्षा नहीं है, डर का इलाज विकास है। जितना इंसान खुद को बढ़ाता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, उतना डर छोटा होता जाता है। हिल ये भी बताते हैं कि गरीबी का डर सबसे ज्यादा उन लोगों को सताता है जो पैसा कमाने की बजाय पैसे को पकड़कर रखने की सोच में जीते हैं। लेकिन जो इंसान मूल्य बनाना सीख लेता है, उसके लिए पैसा एक परिणाम बन जाता है, चिंता नहीं। इस चैप्टर का अंत बहुत साफ संदेश के साथ होता है। अगर इंसान सही लोगों से जुड़ जाए और अपने डर पर काबू पा ले, तो उसके रास्ते में कोई स्थायी बाधा नहीं बचती। मास्टरमाइंड तुम्हें गति देता है, डर पर जीत तुम्हें आजादी देती है। जब ये दोनों साथ अगर इस वीडियो में तुम्हें कहीं भी लगा हो कि यह बात तो मेरी जिंदगी से जुड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक इस तरह के कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाता है जो आज भी सही दिशा ढूंढ रहे हैं। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त, भाई या परिवार के किसी इंसान को डायरेक्शन की जरूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल दे। और कमेंट में आई एम रेडी टू थिंक रिच जरूर लिखो, ताकि मैं जान सकूं कि तुम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, सपनों पर काम करने वाले हो।
याद रखना, दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम अपने दिमाग में मानते हो। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।